Hello everyone, welcome to the channel. If you are preparing for the UPSC Drug Inspector exam and feeling confused about what to study, where to start and how to plan your preparation, then this video is just for you. In today's video, I will give you a complete overview of the UPSC Drug Inspector exam syllabus. We will break down the subjects, understand the important topics and discuss how you can prepare smartly to crack this exam. So let's start. This is the notification of previously conducted exam in 2022. So based on that, I will suggest you the syllabus. So let's just start. So यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा स्कीम ऑफ टेस्ट है। पहले हम बेसिक समझते हैं एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम 2 आवर ड्यूरेशन का होगा एंड क्वेश्चन विल बी इन MCQ and the medium of test will be English only. Remember this. And each wrong answer will deduct your 1/3 marks. Remember this. This is very important for UPSC students. The exam will be for 2 hours and MCQ question will be asked. MCQ and the negative marking, there is negative marking is 1/3 of your marks. So let us start the syllabus. तो सिलेबस यहाँ पे हम देखते हैं। पहले सिलेबस देखते हैं यहाँ पे कि क्या सिलेबस पूछा गया था बेस्ड ऑन दैट। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हमको पढ़ना है। यहाँ पे केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपको ड्रग का केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स साइंस, मीन्स ड्रग का साइंस। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री ऑफ ड्रग बोल सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको ड्रग्स के बारे में पूरी उसकी साइंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ड्रग का फार्माकोलॉजी, यानी कि आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है, पूरी फार्माकोलॉजी। मैं आगे बताऊंगा, आगे मैं क्लासेस भी कंटिन्यू करूंगा। तो आपको इसमें पढ़ना है फार्माकोलॉजी। फिर अब फार्माकोलॉजी के बाद उसका टॉक्सिकोलॉजिकल साइंस ही पढ़ना है, तो टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी के बाद आपको ड्रग्स होंगे, उसका थेराप्यूटिक क्लास होगा, थेराप्यूटिक क्लास होगा, उसका डोजेस, यूजेस, ये सब होगा एंड एडवर्स इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, थेराप्यूटिक क्लास एंड डोजेस, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ अभी ये सिलेबस मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, आगे जब क्लास कंटिन्यू होगी तो मैं सब डिटेल में बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। यानी कि यहाँ पे आपको डोजेस फॉर्म फोकस करना है, डोजेस फॉर्म। क्योंकि आप ड्रग्स अभी पढ़ लियो, देखो ये सिलेबस ही बहुत सीरीज में, सीक्वेंस में है। अभी आप ड्रग्स के बारे में जानो कि ड्रग्स क्या है, फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स का साइंस बेसिक, ये ड्रग कैसे काम कर रहा है, टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद आप उस ड्रग्स का ड्रग प्रोडक्ट बनाओगे और ड्रग प्रोडक्ट कोई ना कोई डोजेस फॉर्म में होगा। तो आपको उस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए और वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है और इवेल्युएशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं इसको कि डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म इंपॉर्टेंट है। डोजेस फॉर्म क्या होता है कि कोई भी, देखो ये कोई ड्रग है, अब ड्रग में हम एक्सिपिएंट्स मिलाएंगे, बहुत कुछ एक्सिपिएंट्स अलग अलग ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक ड्रग प्रोडक्ट बनेगा जो कि फिनिश प्रोडक्ट होता है। अब ये ड्रग प्रोडक्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म हो सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम इसको ओरल बना रहे हैं तो हम टैबलेट बना सकते हैं, ठीक है। ओरल के लिए इसको हम क्या सिरप बना सकते हैं और इसको पेरेंट्रल भी बना सकते हैं। तो एक ही ड्रग प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म पे डिपेंड करता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म जो होगा ये कैसे बनेगा, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स जरूरी होगा। अगर आप डोजेस फॉर्म अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि ओरल में टैबलेट बना रहे हो, इसमें एक्सिपिएंट्स अलग यूज होगा। अगर आप सिरप बना रहे हो तो इसमें एक्सिपिएंट्स अलग यूज होगा। पेरेंटल्स बना रहे हो तो इसमें एक्सिपिएंट्स अलग यूज होगा। तो आपको डोजेस फॉर्म के बारे में कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं डिफरेंट डोजेस फॉर्म, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसका इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन की इवेल्युएशन ही तो करना आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद। इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन जरूरी है। इवेल्युएशन के लिए क्या क्या उसके टेस्ट होते हैं, क्या क्या आपका पैरामीटर्स होते हैं इवेल्युएट करने के लिए, ये सब आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सिलेबस में। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि नॉलेज इन एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। देखो ये आगे ड्रग फॉर्मुलेशन अभी हम लोग पढ़े थे, डोजेस फॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस इस क्या है। और अब थर्ड पॉइंट कह रहा है नॉलेज इन एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें आपको ये पढ़ने को बोल रहा है कि डोजेस फॉर्म एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। अब ड्रग तो बना दिए आप, आपका ड्रग तो बन गया है। यहाँ पे ड्रग प्रोडक्ट, ड्रग से क्या ड्रग प्रोडक्ट बन गया है आपका। इसका क्या डोजेस फॉर्म क्या हो सकता है, डोजेस फॉर्म इसका हम एक्स ले लेते हैं एग्जांपल, वाई लेते हैं जेड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं फॉर्मुलेशन। ये जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कोई भी बनाए जैसा नीड है तो इसी को बोलते हैं फॉर्मुलेशन। ये आपका हुआ फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे थर्ड थर्ड यही बोल रहा है, तो आ गया थर्ड कि एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन है एपीआई। अब ये जो फॉर्मुलेशन बन के रेडी है आपके पास, रेडी है फॉर्मुलेशन, तो आपको इसका एनालिसिस करना है कि ये जो फॉर्मुलेशन आप बनाए हो ये सही है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। तो आप एनालिसिस ऑफ फॉर्मुलेशन। दूसरा बात, इस ड्रग प्रोडक्ट बनने में क्या क्या यूज हुआ था, एक तो ड्रग था और क्या बताएं आपको हम, ड्रग के अलावा, ड्रग के अलावा क्या था, एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स था ना। तो यहाँ पे आपका फॉर्मुलेशन रेडी हो गया, ड्रग और एक्सिपिएंट्स मिलाए ड्रग प्रोडक्ट बना और फॉर्मुलेशन बन गया। तो इस फॉर्मुलेशन का एनालिसिस आप कर लिए। दूसरा दूसरा आपको क्या चेक करना है, एनालिसिस करना है एपीआई। ये एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिपिएंट्स को छोड़ के ये जो बचा है ये आपका क्या एपीआई है। तो आप इसकी भी तो एनालिसिस करोगे, करोगे नहीं। तो आपको एपीआई की भी एनालिसिस करनी आनी चाहिए और जो फॉर्मुलेशन बना है एक्सिपिएंट के साथ उसकी भी एनालिसिस करनी है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि नॉलेज इन एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड एपीआई। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है सिलेबस का। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ यहाँ है प्रोसीजर इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट। देखो अभी तक जो था हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, ऊपर एक बार चल के देखते हैं कि ड्रग्स, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ड्रग्स की, कि ड्रग का साइंस पढ़ना है आपको। इसमें फार्माकोलॉजी आएगा, टॉक्सिकोलॉजी आएगा, फार्माकोलॉजी आया, टॉक्सिकोलॉजी आया, उसका थेरेप्यूटिक क्लास, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, उसका डिफरेंट डोजेस, डोजेस क्या है उसके मतलब इंडिकेशन, डिफरेंट इंडिकेशन में उसका क्या डोज लेते हैं, कितना अमाउंट, यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स,
और डोज पढ़ना है, ये आपका होगा। उसके बाद था डोजेस फॉर्म, कि डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म क्या हो सकते हैं अलग अलग रूट के लिए, उसका इवेल्युएशन करने आना चाहिए, ये सब सीखेंगे हम। उसके बाद था कि जो ड्रग से ड्रग प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं, तो फाइनली इसको हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जो ड्रग प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन बन गया, तो इसकी एनालिसिस करनी आनी चाहिए, और ड्रग में जो एपीआई है उसकी। तो ये था पूरा ओवरऑल आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या जो आप जो भी ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी बात थी। अब दूसरा पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 4 में, जो है वो है बायोलॉजिकल्स। ओके, देखो यहाँ पे आ गया ना ब्लड, तो ये है बायोलॉजिकल्स। तो अभी तक आपका केमिस्ट्री और जो ड्रग्स हैं स्मॉल मॉलिक्यूल वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है क्या, बायोलॉजिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब स्मॉल मॉलिक्यूल मीन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल कहने का मतलब यहाँ पे ये है स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसका मतलब है कम होता है, स्ट्रक्चर छोटे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल्स में क्या आते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, कोई प्लाज्मा फैक्टर होगा, ये सब क्या, इसके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही हाई होते हैं, 1000 डाल्टन से भी ज्यादा होते हैं, 1.5 लाख डाल्टन होते हैं, किलो डाल्टन वेट होते हैं। तो प्रोटीन, पेप्टाइड्स, ये सब क्या होते हैं, वैक्सीन में क्या होते हैं, वैक्सीन में प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सब लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इसलिए इनको हम लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स भी बोलते हैं, या लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स बोलते हैं। और ऊपर वाले क्या स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो सेक्शन 4 से आपका स्टार्ट हो रहा है लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो आइए इसमें देखते हैं क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। 4 में प्रोसीजर इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट। ब्लड, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पे ब्लड अलग अलग ग्रुप के स्टोर होते हैं, ए बी एंड ओ। हाँ, वो ए पॉजिटिव, नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पे क्या ब्लड स्टोर होता है। तो आप अगर किसी पर्सन से, कोई पर्सन है, ठीक है, वो ब्लड ब्लड अपना क्या डोनेट कर रहा है, ब्लड वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर वो डोनेट कर रहा है ब्लड बैंक को, तो ये कोई एक इंस्टीट्यूट होगा, आइदर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा और प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा जो ब्लड बैंक चला रहा होगा। तो क्या यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, या जो प्रोसेस है वो प्रॉपर प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, एक विजिलेंस चाहिए, विजिलेंस चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए, इसके लिए क्या गाइडलाइंस होने चाहिए। तो यहाँ भी एक ड्रग इंस्पेक्टर का रोल यहाँ भी होता है, कि जो ब्लड बैंक चला रहा हो, ठीक है, इसमें वो इन्वेस्टिगेट कर सके, वहाँ पे वेरीफाई कर सके। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है कि प्रोसीजर फॉर ब्लड कलेक्शन, ये क्या है, ब्लड कलेक्शन, कि ब्लड कलेक्शन समझ गए, ब्लड कलेक्शन करना है, वो पढ़ना है आपको। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ब्लड कलेक्शन के बाद, आइए दिखाते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये क्या है, ये देखते हैं क्या है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। तो ब्लड्स में, एक ब्लड में क्या रहते हैं, जब आप ब्लड लेते हैं सैंपल, इसमें क्या क्या होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होता है, नीचे सेडिमेंट में सेल बैठ जाते हैं, और ऊपर क्या होते हैं, सेरम, ऊपर क्या आ जाते हैं, सेरम आ जाते हैं। और सेरम, सेरम में से
और क्या होते हैं इसमें, इसमें प्लाज्मा फैक्टर्स होते हैं ये सब। तो ये सब जो क्या है, कंपोनेंट्स है। क्या सीरम हो गए, सीरम में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और क्या होंगे, प्लाज्मा फैक्टर्स होते हैं। तो ये प्लाज्मा फैक्टर्स हो गए हैं, जैसे फैक्टर क्या बोलते हैं, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये सब इंपॉर्टेंट्स होते हैं कोगुलेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है कोगुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कोई एक पेशेंट है, ठीक है, जिनके पास डिफिशियंसी है क्या, फैक्टर फैक्टर 10 की या फैक्टर 8 की, ये क्या इनके पास डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी है फैक्टर की। तो इनके अंडर क्या होगा, फैक्टर कम रहेंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होंगे, क्लॉटिंग कम होंगे। और क्लॉटिंग कम होंगे यानी कि उनके पास क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क होगा, रिस्क ऑफ क्या होंगे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होंगे। जब भी कोई इंजरी होगा वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होंगे, और प्लेटलेट्स भी होते हैं उसमें। तो जिनके पास डिफिशियंसी होते हैं या कम होते हैं, तो वैसे पर्सन को एडिशनली क्या दिया जाता है, फैक्टर्स दिया जाता है, जो कि क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हुआ। तो इनको एडमिनिस्टर किया जाएगा क्या, एडमिनिस्टर किया जाएगा क्या, फैक्टर्स या कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल, इसी पर्सन को समझ लो आप, इसी पर्सन को प्लेटलेट्स की कमी हो गई, प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी हो गई। ये कब होगी, जब मान लो किसी को बहुत ही सीवियर डेंगू हो जाता है, डेंगू मच्छर से काटने से होती है ना डेंगू, पता होगा। तो बहुत ही सीवियर डेंगू जहाँ पर प्लेटलेट्स 30,000 से भी बिलो हो गया प्लेटलेट्स, उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं उसको प्लेटलेट्स एडमिनिस्टर करने का। तो वहाँ पे क्या प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये सब कब होगा, फैक्टर्स, प्लेटलेट्स या प्रोटीन, जब आप क्या करोगे, उसको सेपरेट करके रखोगे, उस ब्लड से फिर फ्रैक्शन करके रखोगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा फ्रैक्शन। ये जो होल प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्लाज्मा फ्रैक्शन। बहुत सारी इंडस्ट्री कंपनी है जो प्लाज्मा फ्रैक्शन यूनिट चला रही है, और ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करते रहती है और फिर सेल करती है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो फोर्थ क्लियर हो गया कि कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, सीरा एंड बायोटेक प्रोडक्ट। ये सब अभी बायोलॉजिकल से चल रहा है दोस्तों, ये देखते हैं आइए। फिफ्थ नंबर कहाँ गया, फिफ्थ ये, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड बायोटेक प्रोडक्ट। सो यहाँ पे देखते हैं हम कि अब वैक्सीन, मेन क्या प्रोसीजर की बात किया, प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, सेरा एंड बायोटेक प्रोडक्ट, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं उसको बोलते हैं बायोटेक प्रोडक्ट्स। तो वैक्सीन, सेरा और ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनेगा, इसका क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे प्रोडक्शन होता है, ये सब आपको जानना है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम आपको ये समझा रहे हैं कि हम सिलेबस को अगर दो पार्ट में देखें तो एक पार्ट था आपका स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, दूसरा था लार्ज मॉलिक्यूल जो कि बायोलॉजिकल्स होते हैं। ये दोनों के बाद यहाँ पे तीसरा सेक्शन अगर हम देखें, थर्ड सेक्शन, तो थर्ड सेक्शन यहाँ पे क्या है, आइए दिखाते हैं। हाँ, इसमें और डिटेल अभी भरेंगे कि वैक्सीन्स की, वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक है, आपको पता होगा। इसमें क्या हम वायरस यूज करते हैं, वायरस क्या होता है, आइदर
लाइव होता है और डेड होता है। या हम एपिटॉप्स यूज करते हैं, एपिटॉप्स, या हम बैक्टीरिया का या वायरस का एंटीजन लेके यूज करते हैं, जो कि जिससे हमारा बॉडी में अगर हम बाहर का कोई एंटीजन से जाता है। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है ये कि हम एक फॉल्स डमी एंटीजेंस एडमिनिस्टर कराएंगे बॉडी में, जिससे आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम क्या ट्रिगर हो जाएगा और एक इम्यूनिटी तैयार करता है। और ये जो एंटीजन देते हैं इससे क्या होगा, आपका कोई हार्म नहीं करता है। इसी को बोलते हैं वैक्सीन। कि जिस वायरस के अगेंस्ट आप वैक्सीन बना रहे हो, उस वायरस का कोई पार्ट्स लो, उसको हम बोलते हैं एपिटॉप्स, मतलब प्रोटीन्स होते हैं। इसको बोलते हैं एपिटॉप्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। अब इसको क्या हम करते हैं, इसको हम इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। या इसका वो पार्ट जो हैजार्डस होता है, ठीक है, आपके लिए टॉक्सिक होता है, उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। अब ये जो एंटीजेंस बचा, ये है तो वायरस का, इसका नेचर अभी क्या है, रेप्लिकेशन करना। ये बॉडी में जाके रेप्लिकेशन करेगा, बहुत सारा डिवीजन करेगा, लेकिन ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है। ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है। अब ये प्रोटीन्स को अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा इसको, इस एंटीजेंस को, और इसके अगेंस्ट में क्या हमारा इम्यूनिटी एक्टिवेट होगा। इम्यूनिटी एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, 3 से 4 वीक लगते हैं, आपको पता है। इनेट और एडेप्टिव, यहाँ पे एडेप्टिव की बात कर रहे हैं, तो 3 से 4 या कभी कभी 1 मंथ भी लगते हैं। तो इस टाइम में वायरस क्या रेप्लिकेट होते जा रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है, इसलिए आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा, आपका इम्यून सिस्टम इसको, इस एंटीजेंस के खिलाफ क्या, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी। क्या बना देगा, एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी आपके बॉडी में बन के तैयार हो गया, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब अगर कोई वायरस आया, मान लो ये एक वायरस में बना दे रहा हूँ, ये वायरस आया, और देखो ये वायरस का एंटीजेंस हम पहले ही बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिए एज ए वैक्सीन, और इसके लिए क्या पहले से क्या बन के रह गया, अब एंटीबॉडी। अगर फ्यूचर में या कभी भी आप वैक्सीन लेने के बाद, या अगर ए वायरस से एक्सपोज होते हो, क्या होता है, एक्सपोज होते हो, तो इसके लिए ऑलरेडी पहले से क्या बन के रेडी है, एंटीबॉडी। तो डायरेक्टली इस पे क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, एंटीबॉडी, बताओ, बाइंड करेगा और इस वायरस को डीएक्टिवेट, न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसे ही वैक्सीन काम करता है। तो हमको वैक्सीन बनाने का प्रोसेस ये सब समझना है, ये भी हमारे सिलेबस में है। अब देखते हैं, अब क्या सिलेबस में पार्ट है वो देखते हैं। हम्म अब हम स्मॉल मोलिक्यूल और लार्ज मोलिक्यूल, स्मॉल मोलिक्यूल मतलब हमारा ड्रग्स की बात करें, जो केमिकल ड्रग्स होते हैं। लार्ज मोलिक्यूल जो प्रोटीन्स से बनते हैं, ब्लड्स कंपोनेंट्स प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। ये दोनों तो इसके बारे में पढ़ लिए। अब बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कि ये सब जो आप बनाओगे उसका एक गाइडलाइंस भी तो होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं क्या, जीएमपी। यानी कि अभी तक आप ठीक है पढ़ लिए ड्रग्स के बारे में, अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये गाइडलाइंस, कि आप जैसे बना रहे हो, आपको क्या एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जीएमपी। जीएमपी जानते होंगे सब लोग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यानी कि आप चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल की बात करें या लार्ज मॉलिक्यूल की बात करें, सबको क्या बनना है, एक इंडस्ट्री होगी। ये क्या है, इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे इसका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ये क्या एक स्टैंडर्ड हो रही है कि ना, एक स्टैंडर्ड रूप से चल रही है कि नहीं चली, ये प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है।
तो उसके लिए बना है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो सारे इंडस्ट्री को फॉलो करने होते हैं। तो हम ड्रग्स के बारे में पढ़ने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या गाइडलाइंस है, क्या एक स्टैंडर्ड है, उसको हमको क्या फॉलो करना है, तभी तो हम ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे ना, तभी तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमें जीएमपी के बारे में पता होनी चाहिए, जीएमपी गाइडलाइंस क्या है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है सिलेबस, मैं थोड़ा डाउन इसको कर लेता हूँ सिलेबस को देखने के लिए। हाँ, तो आपका जीएमपी हो गया। अब जीएमपी के बाद क्या है, जीएमपी समझ गए कि मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये एक ड्रग इंस्पेक्टर को पता होनी चाहिए, तभी तो इन्वेस्टिगेशन करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई भी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेमिसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसको देखना, उसको फॉलो अप लेना कि वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जीएमपी जो रूल बना के दिया है वो क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यही चेक करना है। तो ये जीएमपी समझ गए। अब हम देखते हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। अब देखो सीक्वेंस वाइज, मैं बोला था ना कि सीक्वेंस वाइज ये चल रहा है, तो यहाँ पे ये देखना है। अभी मैं ये दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले क्या हम पढ़े, ड्रग्स के बारे में पढ़े, ठीक है, ड्रग्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्रग्स में आ गए थे क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज, स्मॉल में केमिकल्स, लार्ज में वैक्सीन, ये दोनों आ गए। इस दोनों के बाद क्या था, इसका जीएमपी, यानी कि जीएमपी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब आया कि ड्रग ये बन चुका है, अब बन गया है तो इसे क्या होगी, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग क्या होगी, लैब्स में होंगी। तो ये लैब वेरीफाइड है कि नहीं है, ये लैब गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं टेस्ट करने में, ये ड्रग सैंपल्स को, बायोलॉजिकल्स के सैंपल को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर लैब्स है कि नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट्स, वो प्रोसीजर, वो पर्सनल सब ट्रेंड है, तो उसके लिए जीएलपी गाइडलाइंस है। उसके लिए क्या है, जीएलपी गाइडलाइंस, एक मिनट, जीएलपी गाइडलाइंस है। तो जीएलपी गाइडलाइंस क्यों पढ़ना है, समझ में आ गए कि आप मैन्युफैक्चरिंग एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, मान लो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन गए, तो आप क्या है, डीआई हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, इसको ओवरव्यू करोगे कि वो सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और है चेक करना कि जो लैब में उसका क्या टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, वो लैब भी सही सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए आपको क्या, जीएलपी का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस भी करना है, जिससे क्या करेगा, टेस्टिंग, टेस्टिंग और एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। जैसे कि आप देखे होंगे एफडीए के लैब्स होते हैं, ठीक है, जो ड्रग का टेस्टिंग करते रहते हैं, एफडीए के लैब्स होते हैं। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो मार्केट से मार्केट से सैंपल लेके कहाँ देते हैं, एफडीए लैब्स में देते हैं, और फिर उसका रैंडमली वेरीफाई होते रहता है। तो ये जीएलपी समझ गए। अब इसके बाद है, ये तो बाद का हम बताएं, जीएलपी का ये बताएं मार्केट से आता है, जो वो मार्केट में आ जाती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे चल रहे थे कि जीएलपी, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका क्या हुआ, टेस्टिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग था, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या, टेस्टिंग हो गया। अब टेस्टिंग के बाद वो उसको कहाँ, क्लिनिकल ट्रायल भी तो करना है, तभी तो वो मार्केट में आएगा। तो क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल मतलब अलग अलग पॉपुलेशन पे आपको ह्यूमन में चेक करना है कि जो आप ड्रग्स बनाए हो वो, उसका क्या, सेफ्टी चेक करना है, और क्या चेक करना है, इफिकेसी, ये सही है कि नहीं है, जितना आप टारगेट किए हो उतना है कि नहीं है,
ये हमारा ड्रग सेफ होना चाहिए और एफिकेसी होना चाहिए। जब ये सब चीज़ कंप्लीट करता है, हमारा ड्रग ये सब चीज़ में पास हो जाता है, तो फिर उसका क्या, हमारा मार्केटिंग होता है। मतलब मार्केटिंग के पीछे बहुत सारा प्रोसेस है, अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर वो मार्केट में आ जाता है और डिफरेंट डिफरेंट स्टोर में या हॉस्पिटल्स में स्टोर में अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको ड्रग्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स मैं बता रहा हूँ, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में ही अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, सही से लोग काम नहीं करेंगे, तो जो सेफ्टी वेरिफिकेशन का रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो सकता है, जिससे आपका सेफ्टी कंसर्न है। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे बना गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं जीसीपी। तो जीसीपी का रोल समझ में आ गया कहाँ पे, तो एक एज ए डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है कि ड्रग शुरू से स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके मार्केट में आने तक क्या क्या प्रोसीजर है, वो सब की नॉलेज उसको होनी चाहिए। समझ गए। तो ये हमारा सिलेबस देखिए, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का बोलते हैं। अब इसके बाद देखो यहीं पे है नेक्स्ट टॉपिक क्या, 9th नंबर आप देखेंगे यहाँ पे, 9th नंबर, 9th कहाँ गया ये, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स। आप डीआई का काम क्या है, एक डीआई का काम क्या है बताइए। इन्वेस्टिगेशन ही तो करना। ये जो डीआई है इसका काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना। तो आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि अलग अलग केस आएंगे। देखो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से लेके बीच में जीएमपी प्रोसेस में, टेस्टिंग में, लैब में, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो आपको यहाँ पे स्किल्स आने चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने का, इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चैलेंजिंग आएंगे, हमको कैसे डील करना है, कैसे केस को कैसे हैंडल करना है, और कितना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। समझ गए। फिर देखते हैं क्या सिलेबस में भी बचा। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक। ये भी सही है कि ये सब कुछ हो गया। अब क्या कब क्या अप्लाई होगा, रूल। यही तो इम्पोर्टेंट है कि आप ड्रग बना भी लिए, ड्रग बन भी गया, ठीक है, ड्रग का क्या मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिए, उसका टेस्टिंग भी कर लिए, उसका क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया, अब क्या मार्केट में आ चुका है। तो ये सब में जब मार्केट में आ गया है, तो यहाँ पे ये सारे फ्लो को, या मार्केट में जब आ चुका है, तो यहाँ पे इसको रेगुलेशन के लिए क्या रूल्स चाहिए, रूल्स चाहिए या एक्ट होने चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो इस पूरे प्रोसेस को, जो रेगुलेशन होता है ड्रग्स का या कॉस्मेटिक्स का, उसको एक्ट मतलब क्या, रूल, लॉ, एक तरह से लॉ बोल सकते हैं। सॉरी ये ऊपर चला जाता है, रूल्स मतलब लॉ, इसके लिए एक लॉ बना रेगुलेशन करने के लिए। तो आपको ये लॉ भी पढ़ना चाहिए कि लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल मैन्युफैक्चरर, समझ गए कि आप भले उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे होना चाहिए, टेस्टिंग स्टेज पे, क्लिनिकल ट्रायल पे, मार्केटिंग पे, और कुछ ड्रग्स क्या होते हैं बाहर से, अब्रॉड से या फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री से क्या उसको हम करते हैं इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती है। तो उसके लिए भी क्या होगा, एक्ट होगा, रूल होगा, उसका एक लॉ होगा। इंपोर्ट, मेडिकल डिवाइस जानते हैं, मेडिकल डिवाइस ज़्यादातर हम लोग का बाहर से इंपोर्ट होता है, दूसरी कंट्री से आती है, यूरोप से, यूएसए से आती है। तो उस पर भी क्या एक्ट होंगे, उसका भी क्या रूल होंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है।
इसके बाद सिलेबस में देखते हैं क्या है। अब तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, देखते हैं क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, चलिए ये भी समझ लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इस बायोफार्मास्यूटिक्स को समझते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसको आप ब्रेक कर लो। देखो क्या है बायो फार्मास्यूटिकल्स। बायो मतलब लिविंग सिस्टम, यानी कि क्या सेल होंगे, एक सेल होंगे, सेल से बढ़ के क्या होंगे टिश्यू होंगे, टिश्यू से बढ़ के क्या होंगे ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी, फाइनली बॉडी, हमारे बॉडी की बात चल रही है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब आपका क्या क्या होंगे ड्रग्स होंगे, ठीक है। ड्रग्स ड्रग्स क्या फॉर्म में रहते हैं, ड्रग प्रोडक्ट के फॉर्म में रहते हैं, ड्रग प्रोडक्ट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो एक ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, या एक ड्रग, वो आपके बॉडी में जाके कैसे काम करते हैं, बॉडी में जब जाएगा यानी कि सेल में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, ऑर्गन में जाएगा, तो ये हाउ दे वर्क और हाउ दे एक्ट, यही आपको पढ़ना है बायोफार्मास्यूटिकल्स में। समझ गए। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसको भी समझ लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में इसमें क्या करना है आपको, ये तो जानते होंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब क्या होते हैं काइनेटिक्स। याद होगा एक स्कूटर आती थी काइनेटिक की, एक स्कूटर आती थी बजाज की काइनेटिक, जिसका नाम था काइनेटिक्स। मतलब काइनेटिक्स मतलब ये होता है क्या मोशन या मूवमेंट, मूवमेंट। तो फार्मा मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, वही चीज अप्लाई होगा क्या, ड्रग और ड्रग प्रोडक्ट। तो ड्रग प्रोडक्ट का, जो ड्रग प्रोडक्ट का बॉडी में, ये आपका बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, तो ये ड्रग प्रोडक्ट है या ड्रग है, ये बॉडी में कैसे मूव करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। जैसे कि आपके पास क्या गया है, मान लो स्टमक है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, तो ये ड्रग कैसे मूव करते हैं, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं, इसी मूवमेंट को हम फार्माकोकाइनेटिक्स करते हैं। पहले ड्रग्स क्या जीआईटी में आएंगे, फिर वहां से लीवर में जाएंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, फिर वहां पे किडनी में जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लीवर में स्टमक में जाएगा तो क्या होंगे उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, मतलब ब्लड में आ चुका है, ठीक है, लीवर के थ्रू, लीवर के बाद उसके बाद क्या होगा, ब्लड में जाने के बाद उसका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद वापस से लीवर में जाएगा तो क्या होगा मेटाबॉलिज्म, और किडनी में क्या होगा उसका एक्सक्रीशन, इसी को क्या बोलते हैं एडीएमई। ये सब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था ड्रग इंस्पेक्टर का। उसके बाद आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में पेपर वर्क बहुत कम हो गया, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अरे क्या हो रहा है, हम्म कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, एक अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश, या जितना काम चल सके उतना इंग्लिश होनी चाहिए एटलीस्ट ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, ठीक है, रेप्यूटेड जॉब है। तो आज हम ये सब डिस्कस किए, आपका ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस, ये कैसे तैयारी करना है वो आप लोग समझ गए होंगे। हमारा क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा, अब धीरे धीरे ये सब सिलेबस को मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, बने रहिए आप।